जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस का जो है जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, यह जो है आपका सीरीज आएगा। हालांकि आपका होम साइंस में जितना भी क्वेश्चन बनेगा यानी लगभग जो है आपको 500 क्वेश्चन जो है होम साइंस का कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 500 क्वेश्चन अगर आप ईमानदारी से पढ़ करके अगर आपको याद कर लेते हैं उसको, तो इसलिए तरीके से आप जो है एग्जाम को मतलब बहुत अच्छा नंबर आप ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और हम जो है आपका देखेंगे तो 5 यूनिट टोटल, यानी यूनिट बाय यूनिट, चैप्टर बाय चैप्टर नहीं बल्कि यूनिट बाय यूनिट जो है हम लोग होम साइंस चैप्टर का जो है होम साइंस जो बुक है आपका 12th का एनसीईआरटी बुक, उसका जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं यूनिट बाय यूनिट। यह जो है आपका फर्स्ट यूनिट होने वाला है। आपका टोटल जो है हर यूनिट यानी एक यूनिट को हम जो है 2 वीडियो में खत्म करेंगे, छोटा छोटा वीडियो बनेगा जिसमें एक वीडियो में जो है आपका टोटल जो है 50 क्वेश्चन करके रहेगा। ठीक है, तो 500 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन करके रहेगा तो आपका लगभग हो गया 10 वीडियो में जो है आपका टोटल जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा होम साइंस का उसको बना देंगे और उसका प्लेलिस्ट भी जो है हम आपको बना देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं होम साइंस का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए देखिए हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है होम साइंस में, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है शिशु के जन्म के उपरांत देना चाहिए, क्या देना चाहिए। शिशु जो जन्म लेता है उसके उपरांत उन्हें क्या देना चाहिए। ऑप्शन में है गाय का दूध, माता का दूध, भैंस का दूध या फिर बकरी का दूध। तो इसका राइट आंसर होगा माता का दूध, यानी जन्म के उपरांत उन्हें जो है माता का दूध देना चाहिए शिशु को। ठीक है, अगला है अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी हो। अस्थाई मतलब जो स्थित नहीं रहता है, ठीक ना, मतलब जो कि दूध का दांत जो आता है वही बोल रहा है कि अस्थाई दांत की संख्या कितनी होती है, 10, 15, 20 या फिर 25। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 20, क्योंकि अस्थाई दांत जो होता है वो 20 होता है लेकिन अस्थाई दांत कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। किस संवेग का, कैसा संवेग उसमें होता है और वो जन्म से ही, ठीक है, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होते रहता है। भय का, क्रोध का, प्यार का या फिर नापसंद का। तो जन्म से ही अगर देखें तो उनमें जो है प्रेम यानी कि प्यार का जो है उसमें क्या होते रहता है, तो संवेग प्रदर्शन होते रहता है हमेशा। अगर आप उनसे थोड़ा सा लाड प्यार से बात करें तो आपको जो है दिखेगा कि वो अलग ही तरह से, मतलब उनकी गुण जो है, उनका गुण एक अलग ही तरह से लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, तो वो जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है, तो प्रेम का। ठीक है, लाड प्यार का। अगला है क्रियात्मक विकास कौन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, क्रियात्मक विकास कौन नहीं है। क्रियात्मक मतलब क्रिया के अनुसार जो है, क्रम के अनुसार से जो विकास होता है, कौन नहीं है। सिर संभालना, बोलना, पकड़ना या घुटनों के बल चलना। ठीक है, सिर संभालना, बोलना, पकड़ना या घुटनों के बल चलना। अब देखिए क्रियात्मक विकास मतलब बोलना जो है वो क्या, मतलब हमेशा चलते रहता है, चलते रहता है। क्या आप बोलना जो है, मतलब बुजुर्ग की अवस्था में तो बोलना कोई आदमी नहीं सीखता है। सिर संभालना या फिर पकड़ना या फिर घुटने के बल चलना। तो देखिए क्रियात्मक विकास अगर कोई नहीं है तो वो है बोलना। ठीक है, ये कोई क्रियात्मक विकास नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई कार्य करेगा, मतलब कुछ करेगा तभी जाकर के वो बोल पाएगा, नहीं, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, क्रियात्मक विकास के अंतर्गत ये नहीं आता है बोलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व, क्वेश्चन क्या है, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन है पोषक, धन, अंतःस्रावी ग्रंथियां या फिर रोग व चोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, क्या, सॉरी, इसका राइट आंसर धन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, धन। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है, मतलब विकास को प्रभावित नहीं करने वाला चीज है धन। ठीक है, प्रभावित नहीं करता है ये धन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार पूछे मतलब लगभग लगभग उसके आसपास औसतन भार कितना होता है। तो इसका राइट आंसर आपको सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन है 2 kg से 9 kg, 9 kg, 2.5 किलो से 3.5 किलो या 3.5 किलो से 5.5 किलो या फिर 4 किलो। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा कि 2.5 किलो से लेकर के 3.5 किलो तक जो है औसत भार होता है जन्म के समय नवजात शिशु का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहा है 2 वर्ष, क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। मतलब 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु को हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, कौन सी अवस्था के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो देखिए 2 से 6 वर्ष की आयु को हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद है बीसीजी। बीसीजी का टीका किससे संबंधित है, मतलब ये बीसीजी का टीका जो है किस में लगता है, कहाँ, किस चीज़ से संबंधित है। ऑप्शन है टीबी से, हैजा से, या फिर बुखार से, या चेचक से संबंधित है। मतलब बीसीजी का टीका कब लगवाना पड़ता है, टीबी बीमारी होता है तब, हैजा, बुखार, चेचक, किसमें जो है हमें बीसीजी का टीका लगवाना पड़ता है, तो इसका टीबी हो जाएगा। ठीक है, टीबी बीमारी में जो है हमें बीसीजी का टीका लगवाना पड़ता है। अगला देखिए क्वेश्चन है नवजात शिशु। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है नवजात शिशु, नवजात शिशु 24 घंटे में कितना सोता है। मतलब 24 घंटे में 24 घंटा का होता है, लेकिन हाँ वो कितना सोता है। इसका ऑप्शन है 15 से 16 घंटा, 20 से 23 घंटा, या 10 से 11 घंटा, या 4 से 5 घंटा। तो देखिए जो नवजात शिशु जो अभी अभी जिनका जन्म हुआ है वो जो है 20 से 23 घंटा तक सोते रहता है, 20 से 23 घंटा तक। ठीक है, 20 से 23 घंटा तक नवजात शिशु जो है 24 घंटा में सोता है। ठीक है, अगला है स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है। मतलब स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया गया है उसका क्या लाभ है। स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा मिला, या फिर सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता आई, या ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन में सुधार आए, या फिर ऑल। तो अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे जो स्वच्छता अभियान चलाया गया उसके साथ साथ जो है स्वच्छता सुविधा को बढ़ावा मिला, स्वच्छता की सुविधा से मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला, साथ साथ सफाई के प्रति लोगों में जो है जागरूकता आई, हाँ भाई साफ सुथरे में रहना चाहिए। तो उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी सुधार आया सफाई को लेकर के, और ये हो जाएगा हमारा ऑल ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है। समुचित मतलब एकदम सामूहिक रूप से स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है, गांव के लोगों की, या ग्राम पंचायत की, या फिर स्वच्छता कर्मी की, या फिर ऑल। क्या है, गांव के लोगों की। अब देखिए समुचित स्वच्छता की जिम्मेदारी जो होती है, यानी कि अपनी अपनी चीज़ें स्वच्छ कीजिए, या फिर एक तरह से बोलें तो पूरे गांव की जो स्वच्छता होनी चाहिए वो पूरे गांव के लोगों की जिम्मेवारी है। ठीक है, साथ साथ ग्राम पंचायत की भी वो जिम्मेदारी है, और स्वास्थ्य कर्मी जो होता है उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो जो है क्या करे, पूरे समुचित रूप से स्वच्छ करे पूरे गाँव को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल आंसर हो जाएगा। अगला है स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया था। ये जो स्वच्छ भारत अभियान है भारत सरकार ने जो है ये किस तिथि को आरंभ किया था। ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2013, या फिर 3 अक्टूबर 2016। तो इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान जो है भारत सरकार ने जारी किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग के साथ है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है डीपीटी। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है डीपीटी का टीका किससे बचाव के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, डीपीटी का जो टीका हम लोग लगाते हैं किससे बचाव के लिए लगाते हैं। डिप्थीरिया से, काली खांसी जिसको हम लोग कुकर खांसी भी कहते हैं, या टेटनस, या फिर सभी से बचाव के लिए हम लोग डीपीटी का टीका लगवाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि सभी से बचने के लिए जो हम लोग डीपीटी का टीका लगवाते हैं। डिप्थीरिया से भी, काली खांसी से भी, और टेटनस वगैरह रोग से जो है हम लोग बचने के लिए डीपीटी का ही टीका लगवाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं। शिशु सदन को जो है हम लोग किस नाम से बुलाते हैं। शिशु सदन मतलब शिशु जहाँ पे, एक तरह से बोल सकते हैं कि शिशु जहाँ पे हमारा जो है क्या बोलते हैं इसको, जैसे देखिए पार्लियामेंट होता है, संसद भवन होता है कि नहीं, उसी तरह से वहाँ जो है शिशु सदन भी होता है। एक सदन होता है शिशुओं का जिसको हम लोग क्रैक कह करके पुकारते हैं। क्या कह करके, क्रैक कह करके उससे हम लोग पुकारते हैं, क्रैक। ठीक है, शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं, क्रैक कह करके उसको पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन है किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। तो ऑप्शन है 6 महीने में, 7 महीने में, 9 से 12 महीने में, या फिर 12 महीने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 9 से लेकर 12 महीने में जो है बच्चा अपने पैरों पर बिना सहारे जो है खड़ा हो जाता है। ठीक है, अगला है बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। विटामिन ए की जो खुराक दी जाती है किस रोग से बचाने के लिए बच्चों को दी जाती है। रतौंधी से, अतिसार से, पोलियो से, या फिर सभी से बचाने के लिए उसे विटामिन ए की खुराक दी जाती है। तो रतौंधी से, आपको पता होगा कि विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी हो जाता है, तो इसी रतौंधी से बचाने के लिए जो है उन्हें विटामिन ए अच्छी तरह से मतलब पिलाया जाता है, फिर एक तरह से बोले तो उसे दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ORS का घोल पेय बनाने के लिए पीने योग्य बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए। दूध के साथ, सूप के साथ, जूस के साथ, या पानी के साथ। आपको सही से पता होगा कि ORS का जो घोल होता है, जैसे एक तरह से बोल सकते हैं चीनी, पानी, नींबू वगैरह हो गया। ठीक है, इसको भी आप बना सकते हैं। तो ये जो बनता है ORS का घोल, एक पैकेट मिलता है, पुड़िया मिलता है। ठीक है, उसको हम लोग किस में साथ घोरते हैं, पानी के साथ ही घोरते हैं। ठीक है, तो घोल बनाने के लिए हम लोग पानी के साथ मिलाते हैं उसे।
अगला क्वेश्चन है कि बच्चे की समाजीकरण प्रक्रिया शुरू होती है, कहाँ से समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है? पाठशाला से, घर से, पड़ोस से या मित्र समूह से? तो अगर आप बात करें कि बच्चे की जो सामाजिकरण प्रक्रिया शुरू होती है तो वहाँ वो हमारा जो है घर से ही शुरू होता है, ठीक है, क्योंकि घर से ही जो है वो सीखता है, उसके बाद फिर जा करके जो है वो आंगनवाड़ी जाता है, फिर वहाँ से जो है वो स्कूल वगैरह के लिए प्रस्थान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है? वायु द्वारा संवाहित का मतलब हो गया कि वायु के प्रदूषण से या फिर वायु के एक तरह से बोले कि दूषित होने के कारण जो रोग होता है वो कौन इनमें नहीं है? ऑप्शन है खसरा, क्या खसरा जो है वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है? या फिर इन्फ्लुएंजा, निमोनिया या अतिसार? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अतिसार, ठीक है। अतिसार जो है वायु द्वारा संवाहित रोग के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड एवं हैजा। क्वेश्चन क्या है? टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किसके संदूषण से होती है? मतलब किसके कारण, किसके प्रदूषण, एक तरह से उसमें जो है दूषित अवस्था होने के कारण, जैसे हो गया भोजन अगर दूषित हो जाए या फिर जल दूषित हो जाए, इसके खाने से हमें क्या टाइफाइड होती है या फिर हैजा बीमारी होती है? किसके यदि करने से? तो देखिए किसके संदूषण से होती है। ऑप्शन है जल के संदूषण से, भोजन के संदूषण से, या फिर जल भोजन दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, यानी कि जल भोजन दोनों। यानी कि हमें जो टाइफाइड बीमारी होती है, हैजा होती है, वो किस कारण से होता है? तो जल के संदूषण, यानी उसको जब ग्रहण कर लिए, गंदा जल ग्रहण कर लिए, या फिर भोजन जो है वो महक गया है, एकदम खराब भोजन है, सड़ा हुआ भोजन है, तो ऐसे भोजन के ग्रहण करने से जो है हमें बीमारियां टाइफाइड या हैजा हो सकती है, ठीक है। अगला है अंड ग्रंथि कहा जाता है, किसे अंड ग्रंथि हम लोग कहते हैं? वृषण को, शुक्राशय को, शिश्न को या अधिवृषण को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिवृषण को जो है हम लोग अंड ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड ग्रंथि हम लोग अधिवृषण को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण से बीमारियां होती है, वायु के प्रदूषण से कौन सी बीमारियां होती है? मधुमेह, टाइफाइड, पीलिया या फिर अस्थमा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थमा, ठीक है। वायु के प्रदूषण से बीमारी अस्थमा जो होती है ना, वह वायु प्रदूषण से ही होती है, जो खांसी वगैरह हो गया, बहुत ज़्यादा खांसता है। अगला है निजी स्वच्छता के अभाव में कौन सी बीमारी होती है? निजी स्वच्छता मतलब खुद की स्वच्छता अगर नहीं है आपको, अगर आप नहीं रखते, खुद स्वच्छ नहीं रखते, नहाते धोते नहीं है, तो निजी स्वच्छता के अभाव में जो है कौन सी बीमारी हो सकती है आपको? डायरिया, फलेरिया, मधुमेह या फिर हृदय रोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरिया, ठीक है। डायरिया जो है आपको हो सकता है अगर आप निजी स्वच्छता नहीं रखते हैं, अपने आप निजी स्वच्छता नहीं रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या है आपका पास। अगला क्वेश्चन है कौन शुरू के कुछ दिन में बच्चे देखभाल के अंतर्गत आता है? मतलब इनमें से कौन ऐसा जो है जो कि शुरू के दिन में बच्चों के देखभाल के अंतर्गत आता है? बच्चे को गर्म रखना, या फिर गर्भनाल की देखभाल करना, या सिर्फ माँ का दूध देना, या फिर ऑल, मतलब इनमें से सभी, ठीक है। इसमें अगर बात किया जाए तो बच्चों को गर्म रखना भी जो है ये हमारे बच्चों के देखभाल के अंतर्गत आता है कुछ दिन तक, ठीक है, शुरू शुरू में। गर्भनाल की देखभाल करना ये भी जो है बच्चों की देखरेख में आता है। सिर्फ माँ का दूध देना ये भी देखरेख में आता है। ऑल हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद 12 से 18 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? 12 से 18 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? क्या है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर किशोरावस्था? तो आपको पता होना चाहिए कि 12 से 18 वर्ष तक की आयु को हम लोग जो है किशोरावस्था कहते हैं, और बहुत ही आंधी तूफान की अवस्था ये कहलाता है। तो यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगला हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका 2024 बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग है आपका, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे बना भी दिया है 2024 बोर्ड अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या है? 12th होम साइंस फर्स्ट यूनिट ऑब्जेक्टिव टेस्ट एग्जाम 2024 है अभी, 2024, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, इसका आप तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले ही लिए होंगे। अगला देखिए क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है गोल कृमि, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन है गोल कृमि, गोल कृमि यानी राउंड वर्म इसको कहते हैं, राउंड वर्म, ठीक है। गोल कृमि रोग किसके कारण होता है? मिट्टी के कारण, फल के कारण, अनाज के कारण या सब्जी के कारण? तो अगर बात किया जाए गोल कृमि रोग की तो ये हमारा जो है मिट्टी के कारण होता है, ठीक है। अगला है जन्म के समय स्वस्थ नवजात शिशु का वजन कितना होता है? जन्म के समय स्वस्थ अगर शिशु है तो उनका वजन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 2.5 किलो अगर स्वस्थ है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निर्जलीकरण होने पर बच्चों को क्या पिलाया जाता है? निर्जलीकरण मतलब समझ रहे हैं, मतलब कई सारी जैसे ORS का घोल हम लोग क्यों पिलाते हैं? ताकि बच्चे निर्जलीकरण ना हो, ठीक है। निर्जलीकरण होने पर बच्चों को क्या पिलाया जाता है? ORS का घोल, या उबला पानी, या नींबू पानी, या फिर चाय? तो अगर बात किया जाए निर्जलीकरण के कारण बच्चों को तो ORS का घोल पिलाया जाता है। अगला है गर्भावस्था का लक्षण क्या है?
प्रातःकाल जी मिचलाना, बार बार मूत्र त्याग होना, या फिर माहवारी का बंद होना, या फिर ऑल। तो बात करें गर्भावस्था का लक्षण है तो ये ऑल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। शौचालय जो निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? लोगों को सुविधा प्रदान करना, प्रतिष्ठा यानी कि स्टेटस प्रदान करना, या फिर मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना, या फिर ऑल। अगर बात किया जाए शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, तो हमारा यहाँ पे है मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना। ठीक है, मल मूत्र से कहीं मानव का संपर्क ना हो जाए जिससे कि उन्हें काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती है, इससे जो है मानव को रोकना। यहाँ पे काफ़ी सारा स्टूडेंट जो ऑल पे टिक लगाता है, लेकिन ये गलती नहीं करना है आपको। ये जो है शौचालय निर्माण से लोगों को सुविधा प्रदान करना, ये बात तो सही है कि लोगों को सुविधा प्रदान होती है, साथ साथ प्रतिष्ठा प्रदान करना। ये शौचालय बनाने से कौन सा प्रतिष्ठा उसको मिल रहा है। ठीक है, तो ये मेन अगर यहाँ पे पूछा, देखिए यहाँ पे एक बात है महत्वपूर्ण उद्देश्य, ये है महत्वपूर्ण उद्देश्य। ठीक है, मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कौन प्रसवोपरांत अवधि में मां की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। स्तनपान, व्यक्तिगत स्वच्छता, विश्राम या निद्रा, या फिर उत्तम पोषाहार। अगर बात किया जाए प्रसवोपरांत अवधि में जो है माँ की प्रत्यक्ष देखभाल कौन सी नहीं है, तो वो है हमारा स्तनपान। ठीक है, प्रत्यक्ष देखभाल ये नहीं है आपका। अगला है प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है किसके लिए? माता के लिए, बच्चे के लिए, या फिर दोनों के लिए, या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों के लिए। प्रसवोपरांत अवधि जो है दोनों के लिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन खराब होता है, जिसमें कि बच्चे की या फिर माता की मृत्यु होने की संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है गंभीर अवधि है दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एक नवजात शिशु के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। एक नवजात शिशु के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? बीसीजी का टीका, या फिर ओपीवी की टीका यानी जिसको हम लोग ओरल पोलियो वैक्सीन भी कहते हैं, या डीटीपी, या फिर हेपेटाइटिस बी। कौन सा टीका जो है ऐसा है जो कि 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला नहीं है? ठीक है, कौन सा टीका नहीं दिया जाता है ये पूछा गया है। तो याद रखना है आपको, ओपीवी जो टीका है ओरल पोलियो वैक्सीन, ये जो है उस दौरान नहीं आता है, यानी कि 24 घंटे के अंदर ये नहीं दिया जाता। ठीक है, अगला है नवजात शिशु को जन्म से 48 घंटों के अंदर कौन सा टीका लगता है। तो अगर बात किया जाए नवजात शिशु को जन्म से 48 घंटों के अंदर कौन सा टीका लगता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीसीजी का टीका लगता है। कौन सा टीका? बीसीजी का टीका लगता है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि अतिसार का प्रकोप ज़्यादा कब हो जाता है। अतिसार जो होता है एक बीमारी है बहुत ज़्यादा, तो ये जो है हमारा प्रकोप इसका अत्यधिक कब हो जाता है। तो अगर बात करें तो ये जो है गर्मी और बरसात के दिनों में अत्यधिक इसका प्रकोप हो जाता है। ठीक है, संक्रमण रोग से तात्पर्य क्या है? संक्रमण रोग जो होता है इसका तात्पर्य क्या है? अगर बात करें संक्रमण रोग की, तो इसका तात्पर्य जो होता है वो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, यानी एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति को फैल जाना। जैसे हाल फिलहाल में अभी जो है कोरोना आया था। ठीक है, तो कोरोना जो आया था ये कैसा रोग था? एक संक्रमण रोग था। ये क्या होता था? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाता था, फैल जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कौन बच्चे का पारिवारिक सामाजिकरण का साधन नहीं है। बच्चे का जो है पारिवारिक सामाजिकरण का साधन के अंतर्गत नहीं आता है। तो बात करें तो बच्चे का जन्म क्रम, ठीक है, बच्चे का जो जन्म क्रम होता है वो जो है पारिवारिक सामाजिकरण का साधन एक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र कौन सा है? मस्तिष्क, आंख, गला, या फिर नाक। इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र मस्तिष्क ही है। मस्तिष्क से ही पूरा जो है बॉडी को कमांड पहुंचाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों को। जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है दोगुना, यानी जन्म में अगर मान लीजिए 2 किलो है तो क्या दोगुना हो जाएगा 3 वर्ष के बाद? तिगुना, चौगुना, या 5 गुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तिगुना। ठीक है, यानी जन्म से अगर मान लीजिए जन्म में वो 2 किलो है तो उसका जो 3 वर्ष के बाद आयु होगी वो हमारा तिगुना हो जाएगा, यानी 2 तिया 6। ठीक है, 6 किलो हो जाएगा 3 वर्ष के आसपास। पीलिया रोग में क्या होता है? पीलिया रोग में अगर बात करें क्या होता है? आंखें पीली पड़ जाती है, त्वचा उजला हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, या फिर ऑल। तो आपको पता होना चाहिए कि पीलिया रोग में आंखें हमारा क्या हो जाता है? पीली पड़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? प्रयोग करना चाहिए। अंधे बच्चे जो होते हैं जो कि देख नहीं पाते उनको भी पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो ऑप्शन है ब्रेल विधि,
खेल विधि, इतिहास विधि या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ब्रेल विधि। ठीक है, ब्रेल विधि द्वारा उन्हें जो है पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? यानी पहला दूध जो माँ के स्तन से निकलता है, विटामिन, प्रोटीन, कोलोस्ट्रम या फिर कैल्शियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलोस्ट्रम। क्या कहलाएगा? कोलोस्ट्रम कहलाता है। ठीक है, ये कई बार ये तो क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में आपके। अगला है, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? रोग निरोधी यानी रोग निरोधक क्षमता जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, 5 प्रकार की? तो आपको याद रखना है 2 प्रकार का होता है रोग निरोधक क्षमता। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्षय रोग जो है हमारा है वो वायु द्वारा नहीं फैलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्षय रोग हमारा वायु द्वारा नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है जन्म के पूर्व से? मानसिक विकास जो होता है जन्म के पहले से ही? अरे भाई कैसे होगा? जन्म के बाद से या जन्म से ही या फिर कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जन्म के बाद से, यानी जन्म के बाद जो है उनकी मानसिक विकास होती है। अगर वो जो है किसी क्रिमिनल के साथ अगर पल रहा है तो उसकी मानसिकता जो है वो ऐसा ही हो जाएगा। अगर वो किसी धार्मिक व्यक्ति के साथ पल रहा है तो उनकी मानसिकता भी वैसे हो जाएगा, उनका मानसिक विकास भी सेम वैसे ही होगा। तो जन्म के बाद से ही होता है। उसके बाद खुशी एक संवेग है। कैसी संवेग है? खुशी जो है वो धनात्मक संवेग है या ऋणात्मक या फिर दोनों या फिर कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए खुशी हमारा एक धनात्मक संवेग है। ये हमेशा धनात्मक निशान, यानी जब हमें एक लाभ एक तरह से होता है तो हमें खुशी का आभास होता है। ठीक है, तो खुशी एक संवेग है हमारा धनात्मक। अगला है, टीकाकरण बच्चों को बचाता है किससे? पोलियो से, हेपेटाइटिस से, चेचक से या फिर ऑल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक है, हमें टीकाकरण जो है पोलियो से भी बचाता है, हेपेटाइटिस, चेचक आदि इत्यादि से बचाता है हमें ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि समेकित समेकित बाल विकास सेवाएं यानी आईसीडीएस की स्थापना कब हुई थी? आईसीडीएस की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है 1975 को हुई थी। ठीक है, आईसीडीएस की स्थापना 1975 ईस्वी को हुई थी। एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई यानी हाइट कितनी होती है? 10 इंच, 15 इंच, 20 इंच या 25 इंच? तो आपको पता होना चाहिए कि एक नवजात शिशु की जो ऊंचाई होती है वो 20 इंच होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि शरीर के मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? शरीर में मुख्य अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है उनकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 10? राइट आंसर होगा 8। ठीक है, शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? गर्भावस्था की जो गर्भधारण की अवधि होती है वो कितने दिनों की होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि गर्भावस्था की जो अवधि होती है वो 160 दिन का होता है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। तो ये हमने 51 क्वेश्चन कर लिया। अब अगले वीडियो में जो है कुछ और क्वेश्चन आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं। अब जो है आपसे एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट में करना है। क्या क्वेश्चन है? तो आपसे एक क्वेश्चन है कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध किस नाम से जाना जाता है? आपको जो है ये कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, कमेंट में ये आपको आंसर करना है। ठीक, और ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।